हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस मतलब समझ रहे हो ना, क्लास 10th की साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले गए हैं, ये पूरी बुक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले गए हैं। कोई दोस्तों एक यूनिट, कोई एक चैप्टर, एक पार्ट से ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चन हैं आपके 90 प्लस लाने के लिए पर्याप्त क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप 90 प्लस परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इन ऑब्जेक्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत है ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हाँ, तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है मेरे भाई। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 हमसे कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। अब इसने पूछा है रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? नए तत्व का निर्माण बिल्कुल नहीं होता, नए परमाणुओं का निर्माण बिल्कुल नहीं होता, नए यौगिकों का निर्माण बिल्कुल होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया वही तो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु भाग लेते हैं और कोई नया अणु जाकर बनता है। और अणु को ही हम एक कंडीशन से में क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सही क्या हो जाएगा? नए यौगिक का निर्माण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? दोस्तों ऊष्मा जिसमें अवशोषित होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो मेरे भाई इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित की जा रही है ना। तो आंसर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा थर्ड है, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभिकारक, है ना। भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है उसे अभिकारक, जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। समझ रहे हो ना। तो अब इसने भाग लेने वाले का पूछा तो आप क्या दे दोगे? आंसर अभिकारक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? मतलब कौन सा अम्लीय, मतलब ये कुछ आपको दे के रखे हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा अम्लीय है। तो मेरे भाई खट्टे फल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, है ना। जो खट्टे फल होते हैं वो अम्लीय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अम्ल जो है वो क्या है? खट्टा फल क्या है? इसमें नींबू का रस। ठीक है, तो जो खट्टे फल जितने भी होते हैं वो अम्लीय, मतलब अम्ल खट्टा होता है और क्षार कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, तो लेकिन इसने तो अम्लीय का पूछा था, तो अम्लीय में क्या जाएगा? खट्टा। नींबू खट्टा होता है ना, तो क्या जाएगा इसमें? नींबू आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई, है ना। चलो आगे हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, हमारा ये 5th नंबर है। ठीक है, और 5th नंबर का हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है? भाई प्रबल अम्ल नहीं है। इसने प्रबल अम्ल के बारे में हमसे बात की है कि कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों पहले प्रबल अम्ल बताता हूँ। दोस्तों H2SO4 अम्लों का राजा प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल अम्ल है। HCl प्रबल अम्ल है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो H2CO3 मतलब जो कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, ये प्रबल अम्ल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H2CO3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई आंसर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह निम्न निर्माण के कारण कठोर हो जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जल मिलाओगे, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जल मिलाओगे तो आपका ये जो बनेगा वो बनेगा
जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा? जिप्सम। दोस्तों ध्यान रखना, जब प्लास्टर और पेरिस में हम जल मिलाते हैं, प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला है। यदि इसमें हम जल मिलाते हैं तो बनता है जिप्सम, और जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं, तो जिप्सम का सूत्र होता है मेरे भाई ये, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, प्लास्टर और पेरिस में जल मिलाएंगे तो बनेगा जिप्सम, और ये जिप्सम का आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? कौन सा तत्व इसमें जो है वो धातु नहीं है? इसने बोला धातु नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है धातु? तो आपको पता है मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन जो कार्बन है वो कार्बन धातु नहीं है। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा कार्बन। कार्बन धातु नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु है, मतलब विद्युत की कुचालक धातु, मतलब जिसमें से विद्युत धारा नहीं बहती वो कुचालक होता है, जिसमें से धारा बहती है वो चालक होता है, और जिसमें से धारा नहीं भी बहती और बहती भी है उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। समझ गए ना? ठीक है, तो यहाँ पर इसने आपसे पूछा है कौन सा कुचालक धातु है, कौन सी कुचालक धातु है। 8वें का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों जो लेड है, जो आपको दिख रहा है ना, ये लेड जिसका संकेत क्या होता है? Pb होता है। लेड के संकेत क्या होता है? Pb। जो लेड है वो कुचालक धातु है, बाकी मरकरी चालक है, टिन चालक है, सोना चालक है। ठीक है, तो ये मरकरी है ना, वो कुचालक धातु है। तो आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? अब इसने आधुनिक आवर्त सारणी की बात की है। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो दोस्तों जो गैसें हैं, अक्रिय गैसें, जिसको हम निष्क्रिय गैसें भी बोलते हैं और इसे हम उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं, जो 18वें समूह में रखी गई हैं। कौन सी समूह में रखी गई हैं? 18वें समूह में। तो अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, और ये 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है लार में उपस्थित एंजाइम है। लार में उपस्थित एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों जो लार है, इस लार में उपस्थित जो एंजाइम है वो टाइलिन होता है। कौन सा होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लार में टाइलिन होता है, और टाइलिन के कारण हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है। हम कहते हैं ना, हमें बुखार चढ़ता है, बुखार आ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब बुखार आ जाता है तो हमारी लार जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनती, इसलिए खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो क्या होगा? टाइलिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हरे पौधों में पोषण की विधि है, मतलब जो हरे पौधे हैं इनमें हरे पौधों में जो पोषण है वो किस विधि द्वारा होता है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हरे पौधों में दोस्तों जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है आपका दोस्तों ये 11वां है, इसका स्वपोषी। जो तो हरे पौधे, जो जितने भी हरे पौधे हैं इनमें जो पोषण की विधि होती है, खाना खाने की इनकी विधि होती है वो स्वपोषी होती है। क्या होती है? स्वपोषी होती है। आपको आंसर क्या लिखना है? स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 12वां, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादम होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम का काम क्या है? जाइलम का इसमें काम बताना है। तो दोस्तों जाइलम का काम है जल के बहन के लिए। ठीक है, जाइलम का काम क्या है? जल के बहन के लिए। और यदि उसने बोलता फ्लोएम का क्या काम है, उसने बोल दिया था होता कि फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम क्या है? भोजन के बहन के लिए। ठीक है, फ्लोएम का काम है भोजन के लिए, है ना, और जाइलम का काम है जल के लिए। देखो आपको याद रखना है, जा से जल, है ना। अब फा से फल, फल मतलब भोजन, फल मतलब क्या? भोजन। देखो फ्लोएम से फा आ रहा है ना, फा से फल, फल मतलब भोजन। ठीक है, और जा से जल, जल मतलब जल के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पादम जाइलम के उत्तरदायी है जल के बहन के लिए, और फ्लोएम का बोलता तो भोजन के बहन के लिए हो जाता। ठीक है, ये हमारा 12वां होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, F2 पीढ़ी में बीजों के आकार तथा रंग का अनुपात है। मतलब जो F2 पीढ़ी है इसमें भोजन के रंग नहीं, F2 पीढ़ी में बीजों के आकार, मतलब जो बीजा हैं इन बीजों के आकार तथा रंग का अनुपात क्या होता है? ठीक है, F2 के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों F2 पीढ़ी के लिए जो बीजों का आकार तथा रंग का आकार होता है वो होता है 9:3:1, मतलब ये आपका जो है ना वो सही आंसर होगा। ठीक है, 9:3
9:3:3:1, ठीक है। ये आपको सही आंसर आप इसमें लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14वां है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, तो आपको तो ये तो आता ही होगा ना भाई। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं। कितने प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं मनुष्य में, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए होगा। अगला है मतलब दोस्तों हमारा, वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म अधिक मिलते हैं। मतलब वह कौन सा महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित जीवाश्म मिलते हैं। आपको इसका सही आंसर बताना मेरे भाई। तो यहाँ पर दोस्तों ये अफ्रीका है। मतलब दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित जीवाश्म मिलते हैं। किससे संबंधित, मानव से, ठीक है। आंसर आपको सही क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एक मिनट, हाँ ये हमारा कौन सा था, 15वां था, ठीक है। अब हम 16वें पे आते हैं। दोस्तों 16वां है, जब प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक विरल माध्यम में से प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आप अपवर्तित किरण, ठीक है। दोस्तों इसने क्या बोला, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, मतलब एक जो विरल माध्यम है उससे सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोस्तों जो प्रकाशिक किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। मतलब ऐसा भी हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई देखो आप समझ लो, अब जब देखो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, है ना, तो क्या होगी, झुकेगी। मतलब ये नम है, ये विरल माध्यम एक नम माध्यम होता है और जो सघन माध्यम होता है कठोर माध्यम होता है। जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब मतलब ऐसा भी हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन मेरे भाई जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए तो अभिलंब से ये दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान रखना, विरल से सघन अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो आपको आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो, एक उत्तल दर्पण एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से गलत चिन्ह को चिन्हित कीजिए। मतलब इसमें से जो गलत है उसको आपको चिन्हित करना है। 17वां है, ठीक है। थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, पूरा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। चलो ये दिख गया, ठीक है। एक उत्तल दर्पण का वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ये क्वेश्चन सब नंबर 17 है। एक उत्तल दर्पण एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता, मतलब जो उत्तल दर्पण है वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से गलत को चिन्हित कीजिए। तो वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो गलत क्या होगा इसमें, ठीक है, ये आपको बताना है ना। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है, प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। इनमें से दोस्तों जो सही है, देखो जब भी उत्तल दर्पण की आपसे बात करें तो दोस्तों जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। जब भी आपसे उत्तल दर्पण की बात करें तब आपको क्या देखना है, वास्तविक और आभासी, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है जब एक कांच की प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, मतलब जो एक कांच का प्रिज्म है उसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो हमें प्रिज्म के दूसरी ओर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निर्गत किरणों में से सबसे कम विचलन किसका है। तो दोस्तों सबसे कम विचलन वाली जो किरण है वो कौन सी होगी, इसका आपको आंसर देना है। तो दोस्तों कम विचलन होगा लाल रंग का, सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल रंग का। अब दोस्तों इसमें यदि बोलता वो सबसे अधिक विचलन किसका होता, तो अधिक विचलन हो जाता बैगनी रंग का, है ना। कम की बात करें तो लाल रंग और अधिक की बात करें तो बैगनी रंग, ठीक है। तो इसमें कम विचलन की बात की है तो कम विचलन के लिए हमारा कौन होगा, लाल रंग, है ना, और अधिक के लिए कौन हो जाता, बैगनी हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्या बोल रहा है हमसे, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण है। मतलब जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, नीला क्यों दिखाई देता है, नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों
जो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट बराबर किसके होता है, मतलब जो 1 वोल्ट होता है मेरे भाई 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, आपका 20वें का आंसर देना है ना। तो दोस्तों जो 1 वोल्ट होता है जूल, 1 जूल बटे कूलाम, है ना। मतलब दोस्तों जो जूल बटे कूलाम है ये वोल्ट के बराबर होता है, मतलब जो वोल्ट होता है वोल्ट जूल बटे कूलाम के बराबर होता है। तो लेकिन इसने 1 वोल्ट बोला है तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, है ना, समझ रहे हो ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, मतलब जो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों किसी तार का जो प्रतिरोध होता है तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो पदार्थ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि कॉपर का है तो उसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं होगा, यदि एल्यूमिनियम का है तो उसके लिए प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम दोस्तों जाते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जैव मंडल के घटक हैं। जैव मंडल के घटक कौन है, क्या उत्पादक है जैव मंडल का घटक, क्या उपभोक्ता है जैव मंडल का घटक, क्या अपघटक है जैव मंडल के घटक। बिल्कुल है मेरे भाई, आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी जैव मंडल में आते हैं। जितने भी आप देख रहे हो जैव मंडल में ये सभी आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। तो इनमें से सही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हरे पौधे होते हैं, मतलब दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं ये आप कैसे होते हैं। ये तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन आ भी गया है, तो आपको पता है ना स्वयंपोषी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, आपने पहले भी पढ़ लिया, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द्रव की अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, मतलब जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है वो कौन सी है, आपको बताइए। आंसर मरकरी होगा, है ना, क्योंकि जो पारा है, पारा को ही बोलते हैं मरकरी, जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। और संकेत क्या होता है इसका, Hg, क्या होता है, Hg, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। दोस्तों लेंस की जो क्षमता है, इस लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है ना मेरे भाई वो क्या है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, समझ गए ना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभव क्या होता है ना। तो दोस्तों कोई भी विलयन है जो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान है संभवतः कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं pH जो पेपर है उससे रिलेटेड आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा, तो आप उसमें समझिएगा। बाकी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, तो pH का मान दोस्तों जो संभव है वो संभव क्या होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा, है ना। तो इसने क्या बोला है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, ठीक है। लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला। दोस्तों अब लाल लिटमस को नीला कर रहा है मतलब ये क्या है, क्षार। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ जो अम्ल है, अम्ल का काम क्या है, अम्ल का काम देखो, अम्ल को आप कैसे याद करो, देखो अम्ल को एक मिनट, हाँ अम्ल को मैं बता दे रहा हूँ। अम्ल का काम क्या है, अम्ल का काम क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल करना, है ना। जो नीला लिटमस पेपर है इसको लाल करना, ये किसका काम है, ये अम्ल का काम है, ठीक है। और क्षार का काम क्या है, लाल लिटमस को कैसा करना, नीला करना। अब मेरे भाई इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद करने का तरीका है, तो अनिल से रखो आप याद। किससे, अनिल से। अनिल से आप क्या रखोगे याद, अम्ल, है ना। आ फॉर अम्ल, अम्ल का काम क्या है, ना फॉर नीले को, ला फॉर लाल, है ना। अम्ल का काम क्या है, जो अम्ल है आ फॉर क्या हो गया अम्ल, और ना फॉर क्या हो गया नीला, और ला फॉर क्या हो गया लाल, है ना। तो अम्ल का काम क्या है, नीले को लाल करना, ठीक है। और क्षार को ऐसे याद रखें, क्षार को दोस्तों हम छलनी से याद रखेंगे। किससे, छलनी से, ठीक है। किससे, छलनी से, है ना, छलनी। तो दोस्तों छा फॉर क्षार, ला फॉर लाल, नी फॉर नीला, है ना। तो क्षार का काम क्या है, लाल को नीला करना, समझ गए ना। अनिल से आप क्या रखोगे, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, और छलनी से छा से क्या रखोगे, क्षार क्या करता है, लाल को नीला। ऐसे आप याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, 1 से लेकर जो 6 तक का pH मान होता है उसमें जो पदार्थ होता है वो अम्लीय होता है, उसमें पदार्थ होता है वो कैसा होता है, अम्लीय।
और जो 7 होता है pH मान 7 के लिए जो पदार्थ होता है वो उदासीन होता है। और दोस्तों जो 8 से लेकर जो 14 तक pH मान होता है उसके लिए जो आपका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्या बोला मैंने? 1 से 6 तक अम्लीय, 7 होता है उदासीन और 8 से 14 तक कैसा होता है? क्षारीय। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला, मतलब लाल को नीला कौन करता है? क्षार। और क्षार का pH मान 8 से ज़्यादा ही होता है और 8 से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं है, मतलब यही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है जो मनुष्य का वृक्क है मेरे भाई एक तंत्र का भाग होता है, और वह कौन सा तंत्र है ना? तो इसका ये 27वां है, 27वें का आंसर है उत्सर्जन, है ना। तो दोस्तों जो मनुष्य का वृक्क है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। कौन सी तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा का आपको एसआई मात्रक पता ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एम्पियर है ना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? मतलब कौन जो हैं इनमें से जो कुछ हैं आपके ग्रुप दिए हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं इनमें से? ठीक है, तो दोस्तों घास, बकरी तथा मानव। जो घास है, बकरी है और मानव है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें दोस्तों। ये हमारे 30 के दोस्तों, आज हम बस ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे जो आपको बहुत मज़ेदार होंगे। और दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि दोस्तों ये एक शब्द में आंसर, नो दोस्तों ये सही विकल्प, हाँ सही विकल्प चुनकर में ही आए। ये दोस्तों रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, आपको सही जोड़ियों में भी आ सकते हैं, ये आपको एक शब्द में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको खाली स्थान भी लेकर आऊँगा, सही जोड़ियाँ भी लेकर आऊँगा और एक शब्द में आंसर भी लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों यदि मैं ये जो 4 वीडियो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 95+ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।